जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विधायक प्रदीप जायसवाल प्रकरण में पवार समाज के दो पक्ष हुए आमने सामने, दोनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मां की हत्या कर सूखे कुएं में शव फेंकने के बाद रात भर आराम से घर में सोता रहा पुत्र, सुबह हुआ खुलासा। युवती से दुष्कर्म के मामले में पटवारी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। साउंगी से बदला खरीदी केंद्र, खापा जाने से किसानों ने किया इनकार, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर फिर अलर्ट, मोड़ पर प्रशासन, ऑक्सीजन प्लांट के जाने हालात, शुरू किया रोको टोको अभियान। कलेक्टर ने नगरपालिका के 22 कर्मचारियों को जारी किया नोटिस, 14 दिन की दी मोहलत, निलंबन और सेवा समाप्त की दी चेतावनी। रामपायली थाना क्षेत्र के बेनी गांव में एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। आग से झुलसी महिला राधिका पालीवार 55 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर माह में राधिका बाई की मां बिना बताए कहीं चली गई, जो भोरगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती थी। मां के लापता होने पर राधिका बाई मानसिक तनाव में रहती थी। 1 दिसंबर को घर के कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर उन्होंने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। घटना के दौरान रमेश घर में ही था, जिसने आवाज़ देकर मोहल्ले पड़ोस वालों को बुलाया और पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। तब तक राधिका बाई काफ़ी झुलस चुकी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, पलंग बिस्तर की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाएं देखी। वहीं इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल में किए गए इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों ऑक्सीजन प्लांटों को शुरू करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई, आईसीयू रूम में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन कनेक्टिविटी सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में किए गए निरीक्षण के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम की कमी भी नजर आई। देश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और कुछ और जिलों में कोविड के पेशेंट मिले, हमारे पॉजिटिव केस मिले और वो संख्या 100 से ऊपर हो गई, जो हम सबके चिंता का विषय है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और अब हम सबकी जवाबदारी की, वैसे तो कोई ऐसी बिल्कुल भी संभव नहीं कि तीसरी वेव आए, लेकिन हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर से पिछले दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज रहा, तो हमारे अपने बालाघाट जिला मुख्यालय की मैं बात करूं तो 1000 लीटर का एक और 570 लीटर का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट, इस तरह से 1570 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट यहाँ हमारे लग चुके हैं और सभी वार्डों में 198 हमारे बेडों के ऊपर ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी हुई है। इसको ही हम लोग आज स्थल निरीक्षण करने आए थे। और दूसरा ये कि यदि कभी बाय द वे, जिसमें बिल्कुल भी चांसेस नहीं है 1% कि ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई दिक्कत गई, तो जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको भी कनेक्ट करके यहाँ पे। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगा में मानवता को शर्मसार करती एक घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को गले में फंदा लगाकर निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सुखदेव वरकड़े आदतन शराबी है, जो शराब के नशे में आकर अपनी मां और पत्नी को आए दिन मारपीट करता रहता था। आरोपी सुखदेव वरकड़े आदतन शराबी है, जो शराब के नशे में आकर अपनी मां और पत्नी को आए दिन मारपीट करते रहता था।
बीती रात जब उसके द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी लताबाई को पिटाई कर रहा था, तब मृतिका धनवंताबाई वरकड़े ने अपनी बहू लताबाई को दूसरे के घर जाने के लिए कह दिया। इस बात को लेकर आरोपी सुखदेव वरकड़े और ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपनी मां धनवंताबाई वरकड़े उम्र 58 वर्ष के गले में गमछा बांधकर एक लकड़ी की सहायता से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, देर रात उसने अपनी मां के शव को घसीटकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया और खुद रात भर आराम से सोता रहा। सुबह लोगों ने धनवंताबाई के शव को देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा परसवाड़ा पुलिस को दी गई। इस बीच ग्रामीणों के द्वारा उस आरोपी पुत्र को बिजली के पोल से बांधकर रखा गया और मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो हर दिन ऐसे दारू पी के हर दिन हर बार कई बार ऐसा मारने के लिए अनमुन पत्थर से कहूँ लब्दर से, तो कई बार मेरी सास कहती थी कि भाग जा करके, मगर मैं सुन के रहती थी। मगर रात में भी वो सेच करने लगा, वो कौन मारने के लिए होने लगा मेरे घर वाले। तो मैं भाग गई। फिर मेरे सास कैसे लड़का बच्चा को धर के भाग जा भाई तू, नहीं तो तेरे को मार डालेगा ये। कैसा होता है पागल जैसे करके। फिर मैं भाग गई, दोबारा फिर लौट के नहीं आई मैं इधर। तो कितने समय की बात है? 2 बजे की रात में, 2 बजे रात की भागी तो फिर नहीं आई मैं। मेरा देखता है तो बिल्कुल पत्थर चाहे कुछ भी दिख जाए, दौड़ दौड़ के ऐसे पत्थर फेंक के मारेगा, लकड़ी फेंक के मारता है करके नहीं आई मैं। फिर कब वापस आया? फिर सवेरे मैं भूमसारे भेजी एक जन को, तो उधर गई काका की घर। फिर कहीं कैसे दरवाजा नहीं खोले हैं, सब गार्ड ढोल बंदे हैं करके भेजी। तब फिर आए, तब देखे। फिर मैं अभी आई इधर से, फिर तो बताने लगे ऐसे हो गई करके, तो तब आई घर में सवेरे। और कैसे जो है घटना को अंजाम दिया है? तो गमछा को बांध दिया है, तो लकड़ी को फंसा के घुमट के फंसा कर रहा है। गला घोंट के हत्या की है? गला घोट के हत्या कर दिया। अच्छा, उसके बाद शव को कहाँ फेंक दिया तुमने? ये कुआं में फेंक दिया। कुएं में डाल दिया था? हाँ, सूखे कुएं में? सूखे कुआं में। आए दिन शराब पी करके पहले से गांव में किसी को मारना, 2-3-4 केस चल रहे हैं इसके ऊपर। अभी बीच में दामाद को मारते मारते, सगे दामाद को मारते मारते भाची के ऊपर अटैक कर दिया। 2-4 दिन तक के वो बेहोश रही। गोंदिया में बहुत सही इलाज हुआ। फिर भी मैंने इनके मामा लोगों से बोला इस पर FIR करें आप फिर से। रात में मैं सुबह पहुंचा तो बता रहे थे कि वो बहू बता रही थी, उनकी पत्नी, कि मुझे रात में दौड़ाया गया, बच्चों को लेके मैं चले गई, कोठे में छुप गई थी। मैंने ये सोची कि मेरी सास को नहीं मारेगा क्योंकि माँ है, पर पता चला सुबह कि गला घोट के उसकी हत्या कर दी। अच्छा, शव कहाँ पड़ा हुआ था उसका? शव कुएं, एक पुराना सा कुआं है खंडर वाला घर पे, उस कुएं में पड़ा हुआ था। सूचना मिली कि ग्राम भटंगा में धनवंतरी बाई का बेटा सुखदेव जो है उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इस पर हम लोग आकर के घटनास्थल से जो है बॉडी को सूच किया और अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है उसको भेज दिया गया है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, जानकारी ऐसी मिल रही कि आरोपी जो आदतन है, पहले भी ऐसी घटनाओं को उसने अंजाम देने की कोशिश किया है। आरोपी आदतन है ऐसा तो नहीं कह सकते, बाकी आज जो घटना किया है वो जरूर निंदनीय है और इस तरीके से घटना नहीं होना चाहिए। जो इस तरीके से होता है तो इसमें हम जो है आपकी अग्रिम कार्रवाई। शासन के द्वारा गरीब लोगों को लाभ दिलाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलाई जाती है, लेकिन उसका लाभ समय पर नहीं मिलने के कारण हितग्राहियों को परेशान होना पड़ता है। बालाघाट तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचगांव निवासी एक वृद्ध महिला सेवंता निवारी कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। ये 2 साल हो गया जी, मृत्यु पत्र हुई तो ये क्या कहते हैं, पैसा नहीं मिला बीमा का जी। बीमा करवाए थे जी इलाहाबाद बैंक से, नहीं जी नहीं मिल पाया। हाँ, कई बार गई जी, जा के पानी भरी, अभी तक नहीं दे रहे हैं जी, पर पैसा मिले जल्दी ऐसा चाहते हैं जी। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और हाईटेक सर्व सुविधायुक्त स्कूल की परिकल्पना प्रदेश के CM राइज स्कूल के रूप में साकार होते दिखाई दे रही है,
जिसको लेकर हल्ला और चर्चा भी जोरों पर है। बालाघाट विधानसभा में सीएम राइज स्कूल के उत्कृष्ट विद्यालय लालबरा और मुख्यालय के वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल का चयन किया गया था। जहां लालबरा के स्कूल को पूर्व मंत्री और वर्तमान आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन के गृह ग्राम लेंडेझरी में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन बालाघाट मुख्यालय के सीएम राइज स्कूल को लेकर अब भी पेंच फंसा है। जानकारी के अनुसार बिना सीएम राइज स्कूल के निरीक्षण के वीरांगना रानी दुर्गावती का सीएम राइज स्कूल में चयनित कर दिए जाने की मिली जानकारी के बाद पूर्व मंत्री और आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने लेटर पैड से जिला शिक्षा अधिकारी के नाम 31 अक्टूबर 2021 को एक पत्र बालाघाट विकासखंड हेतु सीएम राइज विद्यालय के लिए अन्य विद्यालय का चयन करने के विषय में एक पत्र लिखते हुए सीएम राइज स्कूल के लिए जिस मूल्यांकन और निरीक्षण के आधार पर सीएम राइज स्कूल का चयन किया गया है उसमें वीरांगना रानी दुर्गावती का स्कूल का नाम शामिल ही नहीं है, जिसके चलते निर्धारित चयन सूची का अनुमोदित सूची में शामिल किसी अन्य विद्यालय का चयन सीएम राइज विद्यालय योजना के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर पुनः किया जाए, ताकि बालाघाट विकासखंड के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त हो। सूत्रों की माने तो सीएम राइज स्कूल के लिए जिले से निरीक्षण के उपरांत जो सूची भेजी गई थी उस सूची में दूर दूर तक सीएम राइज स्कूल की निरीक्षण सूची में वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल का नाम ही नहीं था, जबकि इस निरीक्षण सूची में बाकायदा स्कूल में सुविधाओं, संसाधन और जगह को देखते हुए नंबर भी दिए गए थे। बावजूद इसके कि बाद में सीएम राइज स्कूल की चयनित सूची में वीरांगना का नाम आ गया, जबकि उस स्कूल का कोई भी निरीक्षण ही नहीं किया गया, तो उसका नाम आना समझ से परे है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बलात्कार के एक मामले में पटवारी पुनीत पालेवार 38 वर्ष वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस आरोपी के विरुद्ध लांजी थाना क्षेत्र की एक लड़की ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2014 में यह लड़की किरनापुर से भानेगांव आती जाती रहती थी। उसकी मुलाकात पुनीत पालेवार से हुई थी। पुनीत पालेवार पटवारी के पद पर पदस्थ था। मुलाकात से अच्छा खासा परिचय हो गया। इस दौरान शादी का झांसा देकर आरोपी पटवारी द्वारा युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाना लांजी ने पुनीत पालेवार के विरुद्ध धारा 376(2) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में पुनीत पालेवार को गिरफ्तार करने के बाद उसके विरुद्ध विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया। का दुराचार का मामला था, युवती के साथ किया गया था। सुंदर टोला निवासी थी वो, और उसके साथ पुनीत पालेवार जो कि वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी का निवासी है, इसके द्वारा 2016 में उस युवती के साथ दुराचार किया था और उस दुराचार की रिपोर्ट युवती के द्वारा थाना लांजी में की गई थी। तत्पश्चात श्री मनोज तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उक्त मामला विचारण के लिए चला और आज उस केस में माननीय श्री मनोज तिवारी के द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया 376(2) में और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। और ये जो आजीवन कारावास है इसका तात्पर्य यह है कि ये अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल तक रहेगा। साथ ही उसे 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। लालबरा में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए रोको टोको अभियान चलाकर मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लालबरा थाना द्वारा 1 दिसंबर को मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर बकुड़ा साई मंदिर चौक थाने के सामने रोको टोको कार्यक्रम चलाकर थाना प्रभारी अमित भावसार व पुलिस स्टाफ ने मार्ग से गुजरने वाले लोगों को रोककर कोरोना के प्रति जागरूक रहने एवं निःशुल्क मास्क का वितरण कर मास्क लगाना क्यों जरूरी है उसके महत्व के बारे में जानकारी देकर आगामी समय में बिना मास्क पहनकर घूमने व निकलने पर वैधानिक कार्रवाई करने की भी बात कही। ये कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा भी लगातार गाइडलाइन दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इसके संबंध में लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के तारतम्य में कोरोना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए थाना लालबरा क्षेत्र में आज कोशिश की गई है। कई प्रति दस्तिया लोगों को मास्क का वितरण किया गया है और आगामी समय में भी लगातार चालान इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी बिना मास्क के कोई मिलता है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी।
29 नवंबर की रात को वाराणसी शहर से लगे हुए एक गेस्ट हाउस के बाहर वाराणसी के विधायक प्रदीप जायसवाल और पवार समाज के 2 युवाओं के बीच हुई कहासुनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 दिसंबर को पवार समाज के 2 अलग अलग पक्षों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जहां एक पक्ष ने विधायक श्री जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं दूसरे पक्ष ने विधायक श्री जायसवाल की राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच कर दोषी युवाओं पर कार्रवाई की मांग कर ली। आपको बताया कि 29 नवंबर की रात वाराणसी में जसवंत पटले के गेस्ट हाउस के पास हुई घटना को लेकर पवार समाज के 2 पक्षों ने बुधवार को एसपी अभिषेक तिवारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पवार समाज के दोनों पक्षों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। पवार समाज के पहले पक्ष के द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में जहां समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखा गया, जहां उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पवार समाज के द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक के इस्तीफे की मांग की और मामले की निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाने की भी मांग की। ये जो अभी युगल किशोर ठाकरे जी ने जो घटना बताए, इस घटनाक्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली कि परसों जो घटनाक्रम हुआ हमारे जो गुड्डा जायसवाल जी जो हैं इनके साथ, वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और उनके द्वारा पवार समाज को गाली गलौज देना, ठीक है, ये व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत रूप से निपटाना चाहिए, लेकिन अगर पवार समाज को उन्होंने गाली गलौज किया तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो पवार समाज है वो 3-4 बार जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने। इसमें पवार समाज अगर एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ा उनका डोनर है, जो जातिगत भावना से ऊपर उठ के उन्होंने उनको सहयोग किया है, और इसके बावजूद भी अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये अशोभनीय है और इससे पवार समाज को बहुत आघात पहुंचा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उनके साथ होना चाहिए और भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का कदम न उठाया जाए, यही हम मांग करते हैं। जैसे कि आपने बोले व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, क्या व्यक्तिगत विवाद है, ऐसा कोई जानकारी है आपको? मैं नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत विवाद, मैं ऐसा जान रहा हूँ। अभी इनकी जो बात हुई युगल किशोर ठाकरे जी की, उससे ऐसा लगा कि ये निकले और अचानक बात बढ़ गई। बात बढ़ने के कई कारण होते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और राजनीतिक भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे जानकारी नहीं है। घटना, मैं परसों शाम को अपने घर से वॉकिंग के लिए निकला खाना खा के। उसके बाद में एक फैक्ट्री है भाईजान का, वहाँ से मेरा लेन देन रहता है, तो उस काम से भी मैं सोचा कि चलो मिल जाए बंदा तो मैं लेन देन करूँ कुछ। पर सामने दिखाई दिया घर, छोटा सा सुंदर सा घर दिखाई दिया। मेरे को नहीं मालूम को घर किसका है क्या है। सामने जाने पे वहीं एक स्कॉर्पियो खड़ा था, गाड़ी स्कॉर्पियो, वो विधायक जी का था। वहाँ से विधायक जी निकले, मैं नमस्ते उन्हें लिया। उसके बाद में मेरे को उन्होंने गाली बकना शुरू कर दी सीधे, शायद वो ड्रिंक किए हुए थे, गाली बकना शुरू किया कंटिन्यू और मारपीट शुरू कर दी। कितने समय की घटना थी? ये 9 और 9:30 के बीच की सर, रात्रि में जी, परसों रात। मारपीट किसने, विधायक जी करे कि उनके गनमैन ने? उनके गनमैन भी और विधायक। गनमैन साथ में नहीं थे उनके, दूसरे कोई बंदे थे, वो 2 बंदे और विधायक दोनों ने। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि क्यों आपके साथ मारपीट हुई होगी? शायद नशे में थे और साथ में ये लग रहा है मेरे को कि हाँ, वो जब जिस जगह पे गए थे वो जगह ठीक नहीं थी। किस टाइप से ठीक नहीं थी? है ना, ऐसा जब इंसान को डर रहेगा तभी तो मारेगा फालतू किसी को। क्या मैंने पूछ लिया, गलती से मैंने पूछ लिया कि हाँ बोले जा यहाँ से, मेरे को बोले जा यहाँ से, फिर गाली पकड़ना शुरू की। मैं नहीं गया, तो वहीं थोड़ी देर खड़ा रहा मैं, तो मारना शुरू कर दी मेरे को। उनके साथ कोई था क्या? उनके साथ में 2 लेडीज और 3 जेंट्स, टोटल विधायक जी को लेके टोटल 3 और 2 लेडी मारपीट किया जी। इस पूरे घटनाक्रम के पहले पक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद दूसरा पक्ष भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने विधायक जायसवाल के पक्ष में बात रखते हुए आरोप लगाए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूसरे युवाओं पर कार्रवाई तक होनी चाहिए। यही नहीं, उनके द्वारा तो विधायक श्री जायसवाल पर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया। हम सब पूरे पवार समाज के शुरुआती बंधु आज वाराणसी थाना प्रभारी को भी ज्ञापन दिया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब को भी एक ज्ञापन देने आए हैं कि 29 तारीख की रात में एक घटना को लेकर कल कुछ लोगों के द्वारा पवार समाज के बैठक के नाम पर एक ज्ञापन जो थाने में दिया गया वाराणसी में कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज को के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। निश्चित ही 29 तारीख की रात को एक घटना हुई थी जिसमें प्रदीप जायसवाल जी की गाड़ी के पास कुछ लोग शराब पीकर आकर दुर्व्यवहार कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। तो उस दौरान
प्रदीप जायसवाल जी के अंगरक्षक गाड़ी से उतरे और उनको हटाया वहां से, यह घटना हुई। किंतु उस घटना को तुरंत बाद माहौल ये बनाया गया कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज को गाली गई। मेरा मानना है कि प्रदीप जायसवाल जी उस समय उन लोगों को जानते तक नहीं थे कि वो 3 लोग कौन है। वे दारू पी के उनसे अभद्रता कर रहे थे और गनमैन ने उनको हटाया। इतनी ही घटना वहां कारित हुई। दूसरी चीज, कल पवार समाज के नाम पर प्रदीप जायसवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए कि प्रदीप जायसवाल जी द्वारा पवार समाज को गाली दी गई, ऐसी एक रिपोर्ट वारासिनी थाने में दी गई। उनकी राजनीतिक छवि को देखते हुए उनकी बराबरी नहीं करने के कारण जो लोग उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पहले से रखते आए हैं, उन लोगों ने समाज के नाम पर एक बैठक करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं और एसपी साहब से हमें मांग करने आए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। पवार समाज के कुछ लोगों ने राजनीति के चलते षड्यंत्र रचा गया, जिसमें जायसवाल जी को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। मेरा एसपी साहब को से निवेदन करने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद जो भी हल निकलता है, उस हल का जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई किया जाए। 3 शराबी आदमी दारू पीकर विधायक की गाड़ी रोकते हैं, उनके गार्ड उनको हटाते हैं, सिर्फ पवार समाज का होने के कारण उनको सामाजिक रूप दिया जा रहा है। जो लोग आए थे वो भी पवार समाज के थे, जितने आए ये भी सब पवार समाज के। इन्हें बोले दारू पीने जाने दो, उनने पिक्चर बना दी, तो उसके कारण सब पवार समाज के लोग सब गांव से आए हैं, शहर से आए हैं। और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैं सभी मीडिया वालों से निवेदन करता हूं कि सच्चाई को जनता के समक्ष रखा जाए। नेता को बदनाम करने का झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे समाज को बचाया जाए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने वारासिनी विधायक से जुड़े इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर एक टीम बनाकर मामले की जांच करने, साथ ही तथ्यों के आधार पर कार्यवाही किए जाने की भी बात कही है। इसमें जैसा कि पहले भी एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उसी घटना से संबंधित आज भी करीब 100-150 की संख्या में, काफ़ी संख्या में वारासिनी क्षेत्र से और समाज के जो लोग प्रतिनिधित्व उनका आया था और उन्होंने बताया कि एक दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष उन्होंने रखा है। दोनों ही पक्षों की हम एक निष्पक्ष जांच कराएंगे। एक जो है वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जाएगी और पूरे तथ्यों को सामने लाकर और उसके बाद ही इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 1 दिसंबर को बालाघाट में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपने के बाद पवार समाज के दूसरे पक्ष ने वारासिनी शहर में सड़क पर उतरकर विधायक प्रदीप जायसवाल का समर्थन किया और उन पर लगाए हुए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए इसे सामाजिक मुद्दा बताने से इनकार किया और कहा कि जो घटनाक्रम हुआ है, इस दौरान उन्होंने वारासिनी थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। सामाजिक तौर पे किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी की ओर से माननीय पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो कल FIR माननीय प्रदीप जायसवाल जी के विरुद्ध हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, हम इस बात की मांग करते हैं। और अभी विस्तृत रूप से हमारे अन्य साथियों ने आपको बताया, तो क्या है वास्तविकता, इसकी पुलिस प्रशासन सच्चाई की जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। रात्रि में जो एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें पवार समाज के काफ़ी लोग उपस्थित थे, जो परसों रात्रि घटना को लेके ज्ञापन दिया गया था, उसी ज्ञापन के खिलाफ में आज पवार समाज के करीब 100-125 लोगों के द्वारा पुनः ज्ञापन दिया गया है कि पवार समाज का नाम धूमिल करने के आशय से जो पिछला जो आवेदन दिया गया था उस पर निष्पक्ष कार्रवाई के लिए अभी फिर ज्ञापन दिया गया है। कल का ज्ञापन और आज के ज्ञापन को जांच में लिया गया है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 1 दिसंबर की देर शाम को मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय भोपाल के द्वारा प्रदेश शासन के 13 IPS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई। प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई सूची में बालाघाट में बीते कुछ समय से अपनी सेवाएं दे रहे वर्ष 2014 बैच के IPS अधिकारी सेनानी हॉकफोर्स नागेंद्र सिंह का स्थानांतरण भोपाल पुलिस मुख्यालय कर दिया गया है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक 2014 बैच के IPS अधिकारी नागेंद्र सिंह सेनानी हॉकफोर्स के स्थान पर अब भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं 2016 बैच के IPS अधिकारी समीर सौरभ सेनानी 10वीं बटालियन सागर सेनानी हॉकफोर्स बालाघाट के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।